इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऑफिस में पहुंचने का स्वागत है और साथ ही मैं हमारे विधायक विजय सिंह चौटाला जी का भी ऑफिस पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। चुनाव के बाद हमारी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का जो मकसद वो यही था कि आप लोगों से हम आपके माध्यम से जनता से रूबरू हो सके। मैं सबसे पहले इलाका वासियों को इस बात का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक चुनने का काम किया। और मैं सभी इलाका वासियों को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर विश्वास जो व्यक्त किया है, जो उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की है, हम उनकी उम्मीदों में खरा उतरने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उनके अधिकारों की हम रखवाली करेंगे। जैसा कि पिछले सत्र में चाहे हमारी पार्टी के बहुत कम सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने जनता की, चाहे वो किसान वर्ग हो, डीएपी का मामला हो, गरीब बस्तियों का मामला हो, और भी जो मुद्दे ज्वलंत इस टाइम जनता फेस कर रही है, बड़े जोरदार तरीके से सदन में उठाने का काम किया। इसके लिए मैं विजय सिंह जी को भी बधाई देता हूँ और जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक बहुत ही नेक, ईमानदार और काम करने वाला आपके बीच में रहकर आपके सुख दुख का साथी बनेगा। आपको कभी भी ये पछतावा नहीं रहेगा कि हमने कोई ऐसा विधायक चुना जो हमारे बीच में ना खड़ा रहा। तो मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे विधायक बहुत ही ईमानदार हैं, काम करने वाले हैं, आप लोगों के सुख दुख के सहभागी बनेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और पार्टी जल्द ही अपने संगठन में बहुत गंभीरतापूर्वक अपना विस्तार करने जा रही है, ताकि लोगों के अधिकारों के हम रक्षक बने इस प्रकार से, ताकि जो मौजूदा सरकार है वो किसी के साथ नाइंसाफी ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी प्रेस के बंधुओं को मेरी राम राम। आज विधायक बनने के बाद आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यालय में हमारे हल्का के प्रधान श्रीमान विनोद मेहता जी के बुलावे पे आज सब लोग हम एकत्रित हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा ही गरीब की, किसान की, छोटे व्यापारी की और ख़ास तौर पे हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ी। सबसे मजबूत संगठन और संगठनात्मक जो शैली रही है, मैं ये मानता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल की है। ठीक है, नतीजों में कई दफ़ा कोई चीज़ परिवर्तन नहीं हो पाई ताकत, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा का विधानसभा का पहला ही सत्र था और उसमें
तमाम निर्वाचित सदस्यों ने, जो नए अलग अलग दलों से जो आए, अपने अपने इलाके की और हरियाणा प्रदेश की बात रखी। हमें ये अपनी बात रखने का मौका मिला। सरकार ने चुनाव के बाद जो प्रबंधन, क्योंकि फसल जो है हमारी धान की कटाई होके और मंडियों में धान आ रहा था, किसान लेके आ रहा था, उसके साथ साथ वो अपनी आगे की फसल की तैयारी कर रहा था, गेहूं की, सरसों की। बहुत बड़ी इस दफ़ा अव्यवस्था देखने में मिली कि डीएपी की बहुत बड़ी कमी किसानों को इस बार इसका सामना करना पड़ा। इसका फ़ायदा ऐसे प्राइवेट कंपनीज ने, ऐसे लोगों ने उठाया कि मैं समझता हूँ जिन चीज़ों के भाव नहीं थे या जिन चीज़ों को किसान लेना नहीं चाह रहा था, कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती उसको मजबूरन तौर पे उसको वो तमाम चीज़ें लेनी पड़ी। धान की भी हालत आज भी आप देख रहे हो, अनाज मंडी में बैठे हैं, आज भी धान की हालत क्या है कि किसान का धान बिक नहीं रहा। और मैं स्वयं विधायक होते हुए चौटाला की धान मंडी में गया, अनाज मंडी में, जहाँ पे धान की खरीद हुई थी और वहाँ पे 2 एजेंसीज थी जो खरीद कर रही थी। एक एजेंसी हरियाणा एफर्ट की एजेंसी थी, एक एजेंसी थी हरियाणा वेयर हाउस की। और मार्केटिंग बोर्ड जो है, हर मंडी के अंदर एक अधिकारी मार्केटिंग बोर्ड का बैठता है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और बड़ा अचंभा भी हुआ इस बात से कि जो तीनों एजेंसियों की जो मॉइस्चर मीटर था वो अलग अलग वेरी कर रहा था। जब हमने एक एजेंसी का मीटर देखा तो एक एजेंसी का मीटर तो 16.2 बता रहा है, सरकार का पैरामीटर 17% मॉइस्चर का है, मार्केटिंग बोर्ड का अलग पैरामीटर बता रहा है 21%। फिर उससे अलग जब हमने दूसरी एजेंसी को देखा, तीसरी एजेंसी देखी तो उसका 22%। तो 5 से 7% का वेरिएशन अगर मॉइस्चर मीटर में आ रहा है और तीनों एजेंसियां गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की है, तो आप ये सोचो कि किसान के साथ कितना बड़ा धोखा सरकार कर रही है। और उसका नतीजा कि आज भी धान मंडियों में है। सस्ते भाव में कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है कि सस्ते भाव में वो बेचें ताकि मुनाफाखोर लोगों को मुनाफा हो। और ये तमाम खुली आंखों से सरकार देख रही है, खुली आंखों से किसान को लूटने का काम कर रही है। जब इस चीज़ का तो हमने विधानसभा के सत्र में भी, मैंने सेशन में भी ये बात स्वयं तमाम सदस्यों के सामने रखी कि इस दफ़ा ये हालात थे किसान के कि मजबूर होकर किसान बोल नहीं पा रहा था, और जब कोई बोलता है तो उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं उसको ये डरावा दिया जाता है, उसको कहीं ये उसके ऊपर प्रेशर होता है कि आप लोगों को जेल हो जाएगी। जो अन्नदाता इस देश को दुनिया का पेट पालने वाला है, उसके साथ ऐसा धोखा। आप सब प्रेस के सदस्य, आपने भी मंडियों में देखा होगा, आज भी आप मंडियों में जाके किसानों से पूछो उनकी हालात क्या है। और सरकार आंकड़े पेश कर रही है कि डीएपी की कमी नहीं है, हमने धान का एक दाना खरीदा है। आज हर मंडी भरी पड़ी है धान से, और खुली लूट बाजारी खुली कर रही है। इसके साथ साथ जिस तरीके से पार्टी हमेशा ही गरीब के लिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाई। चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो भी हमेशा ही गरीब मजलूम की बात उठाते हैं। हमने एक विषय विधानसभा में रखा कि आज तक जितनी कॉलोनियाँ कटी, ये 2008 से कॉलोनियाँ कटी, तब से लेके आज 2024 तक उन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं? 100 गज के प्लॉट आपने राजनीतिक वोटों के लिए लोगों को बांटने का काम किया। कहीं ना कहीं एक दिखावा, एक लालच, एक सपना बेचने का काम किया कि उन लोगों को ये सपना दिखाया गया कि आपको हम मकान देंगे, प्लॉट देंगे। लेकिन आज भी 100 गज के जो प्लॉट की जो कॉलोनीज हैं, जिनका इन्होंने नाम महात्मा गांधी कॉलोनी रखा, मैंने कहा कि आपने तो बापू गांधी, जिसको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, जो पूरे राष्ट्र का
जिन्होंने निर्माण किया, उस शख्सियत का भी नाम आपने कहीं ना कहीं इन कॉलोनियों के नाम से राजनीतिकरण करने का काम किया। आज भी उन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, गरीब आदमी तरस रहा है, ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, ना इंटरनल उसकी रोड्स है, ना गांव से वो दूर है, कोई कॉलोनी आधे किलोमीटर दूर है, कोई 1.5 किलोमीटर है, कोई 2, वहाँ तक कच्चे रास्ते हैं। अब बेचारा गरीब आदमी है, अगर वो मकान डाले, सुविधा ना हो तो मकान कैसे डालेगा? अगर मूलभूत सुविधा आएगी तो वहाँ पलायन होगा, लोग बसेंगे। आप सुविधा दे ही नहीं रहे, आपने ये कह दिया कि जी 40% आबाद हो जाएगी तो हम डालेंगे। मेरे को ये पैमाना बताओ कि 40% वो आबाद कैसे हो। इस बात के लिए भी हमने इंडियन नेशनल लोकदल ने इशू रेज किया। इसके साथ साथ आज हमारे डेंगू बहुत फैल रहा है। हमारे अजीज साथी सदस्य जो विधानसभा से चुन के हैं रानिया से, मेरा भतीजा भी है करण अर्जुन चौटाला जी, उन्होंने भी इस विषय को रखा कि बहुत महामारी, तीव्र गति से महामारी जो है ये डेंगू की फैल रही है। इसकी रोकथाम के लिए भी उचित प्रबंधन समय निश्चित तौर पे करने चाहिए थे, जिस पे सरकार नाकाम रही है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों के समक्ष इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जिस सीरियसनेस से सरकार को आगे काम करने चाहिए, कहीं ना कहीं आपसी तालमेल की या विजन की या सरकार की कार्यशैली में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो मिसमैनेजमेंट हुई है, उस मिसमैनेजमेंट का नुकसान किसान को भी हुआ है, व्यापारी को भी हुआ है, गांव को भी हुआ है और शहरी क्षेत्र को भी बहुत बड़ा उस चीज़ का नुकसान हुआ है। तो हमारे आज आप लोगों के साथ एक पहली मुलाकात रही है सौहार्दपूर्ण। मैं मानता हूँ कि मेरे तो हमेशा ही आप लोगों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। आप लोग एक आईना हो समाज को, जो एक प्रोजेक्शन आप लोगों के माध्यम से समाज को मिलती है कि किस तरीके से इस इलाके का या हरियाणा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे किस तीव्रता से या किस मुस्तैदी से जो अग्रणी लोग हैं, जो समाज के आगू लोग हैं, उनको उठाना चाहिए। तो आज हम आप लोगों से इसी बात से उठना, आपके कोई सवाल है तो बिल्कुल आप पूछें। रितेश जी, आपने विधानसभा में बेरोजगारों के लिए भी एक सवाल उठाया था एस के को लेकर सर, हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे साहब? देखिए, विधानसभा के अंदर मैंने ये कहा कि आपने जो लॉ पास किया है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी हड़बड़ाहट में, बड़ी जल्दी में कई कानून पास किए गए और उसमें एक कानून था जॉब सिक्योरिटी का। जी सर। जब उस पूरे को बिल को पढ़ा गया तो उसमें उनकी कहीं पे भी प्रमोशंस नहीं थी। ठीक है सर। अब रोजगार निगम में, और मैंने उदाहरण कि जब मैं एक बार हिसार गया था और एक हिसार दफ्तर में मुझे एक लड़की मिली जो रोजगार निगम में कार्यरत थी। तो वहाँ बात चल पड़ी तो उसने बताया कि वो MA MPhil है, तो 2-3 डिग्रियाँ कर रखी थी। ठीक है सर। तो वो बताने लगी कि उसका सपना था कि वो पढ़ लिख के अफसर बने और घंटी बजाए तो बाहर से पानी पिलाने वाला आएगा, फिर वो घंटी बजाए तो वो अधिकारी कोई आए। तो वो बोले कि अब हालत ये है कि घंटी अफसर बजाता है, मैं गिलास पानी लेके जाती हूँ। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि जो रोजगार निगम में ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियों की, आज युवा जो है वो ठगा महसूस कर रहा है कि वो उस चक्रव्यूह में फंस गया, इस रोजगार निगम जो है इसके अंदर, और उसको सारी उम्र पीएन रहना पड़ेगा। अब जो इतने हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, क्या वो सारी उम्र पीएन में रहेंगे? अगर वो सारी उम्र पीएन रहेंगे तो उनके हितों का हनन नहीं हो रहा कि उनको आगे प्रमोशन के लिए उनके तो फिर आगे स्कोप भी बंद हो जाएंगे। और मैंने विधानसभा में इस बिल का विरोध किया। हमने कहा इंडियन नेशनल लोकदल ये चाहती है कि हर व्यक्ति को बढ़ने का अधिकार मिले, हर नौजवान पढ़े लिखे उसको आगे अपने फ्यूचर में तरक्की करने का अधिकार मिले। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा युवाओं की तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद की है। अरे हमारे तो बहुत जो सीनियर लीडर्स हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं रोजगार के ऊपर। कितने लाखों घरों हजारों घरों में जो उनके नौकरियों के किराए रोशन किए। और ये बीजेपी तो जो है नौजवानों को लॉलीपॉप देके उनकी सोच को खत्म कर दी। हरियाणा के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो ये सवाल ही आ गया, हरियाणा की भर्ती हुई
SDO एक्शंस महकमे में, उनमें सबके यूपी के बच्चे आए। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? 3 और 4 में, ग्रुप डी में। अब ग्रुप डी में हमारा जो बच्चा चला गया MA MPhil किया हुआ, आपको लगता है कि वो उसके बाद कोई एग्जाम भी देख रहा है? वो तो मेंटली अपसेट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसका टैलेंट खत्म कर दिया इन लोगों ने। आगे बढ़ने के उसके सारे जो फ्यूचर है उसके दरवाजे बंद कर दिए। अंधेरे में खड़ा है बच्चा हमारा। हरियाणा का जो नौजवान बच्चा है वो तो अंधेरे में खड़ा है सरकार की ऐसी नीतियों के कारण। और ये खर्ची और पर्ची की बात करते हैं, तालियां बजाते हैं। इनसे पूछो तुम्हारा बच्चा पीए लग जाए, तुम उसको पीए नहीं रहने दोगे? उसका आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। आप जर्नलिस्ट हो, आप सोचते हो कि मैं ब्यूरो चीफ बनूँ, फिर उसके बाद आपकी तरक्की हो। हर आदमी सोचता है, हम लोग भी सोचते हैं हमारी तरक्की। तो ये जो इन्होंने जो रोजगार की बात की, जिस पे ये तालियां बज रही हैं, हमने इस चीज़ का विरोध किया कि हम उस चीज़ के हकदार हैं कि अगर आप बच्चों को प्रमोशन अलाउ करो, इसमें इस बिल को एकमात्र सीमित मत रखो, इसके अंदर उस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करो कि जितने साल वो नौकरी कर रहा है उसकी प्रमोशन लागू होनी चाहिए। सर, इसमें आपने गेस्ट टीचर का भी जिक्र किया था कि कांग्रेस की तरफ से गेस्ट टीचर को लेके भी जब एक योजना निकाली गई थी, उसे लेकर भी काफी नुकसान, उससे थोड़ा विस्तार से देखिए, ये सबसे पहले शुरुआती जो है ना, ये गौरव धंधे की कांग्रेस ने की थी। एक ऐसा बनाया गया गेस्ट टीचर। अब गेस्ट टीचर कोई चीज़ है? गेस्ट कोई चीज़ है? ऐसा एक बना के और गेस्ट टीचर, अब बताओ वो पढ़ाएगा बच्चों को, गेस्ट किस बात का है? और फिर उसके बाद वो रेगुलर हुए, जब उनकी इंक्वायरियाँ हुई, कई ऐसी चीज़ें थी, PTA भर्ती हुए, इनका इंक्वायरी अगर अंगूठा किसी का लगा हुआ है, कोई आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो अंगूठे कटवाए ताकि वो उस इंक्वायरी बनाए। ऐसे इन्होंने हालात पैदा कर दिए और उन्होंने तो नाश किया, इन्होंने सीतानाश कर दिए। ये रोजगार निगम लाके, ये रोजगार जो निगम है ये प्राइवेट लिमिटेड है। क्या सरकार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाएगी? अगर आपने भर्ती करने, आप रेगुलर करो। अगर आपकी मंशा है बच्चों को रोजगार देने की, हम वेलकम करें, अच्छी बात है, लेकिन आप फिर रेगुलर करो। क्या सरकार प्राइवेट लिमिटेड चलाएगी तो मेरा अडानी इनमें फर्क क्या है? क्या सरकार प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए? आपने सुने कभी? अमेरिका के पास चल रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान है, लोगों का भविष्य, नौजवानों का अधिकार में क्यों डाल रहे भविष्य? ठीक है। आपने डबल को जिला बनाने का मुद्दा बड़ी मजबूती से उठाया विधानसभा में, तो क्या लगता है आपको, सरकार की कोई है मंशा नए जिले बनाने की, या आगे आपकी क्या रहेगी उसमें? देखिए, मुझे डबल की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने विधायक के रूप में मुझे चुना, और विधायक के रूप में जो मेरा काम है उसको मैं बड़ी लगन और ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं पहले भी सरकार में था और सरकार के साथ था, तो पर मैंने कभी भी मुद्दों से अलग नहीं किया। चाहे वो गलत अगर कर रही है तो मैंने बेबाकी से बात रखी। आप सब पत्रकार बंधु मेरी जो सोच है या मेरी जिस तरीके का मेरी शैली, आप लोग उससे वाकिफ रखते हैं। डबवाली के लिए हमने ये उनके सामने रखा कि आपने पूरे जिला बनाया, आपका अच्छी बात है, होना चाहिए, टाइम के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। डबवाली को निश्चित तौर पे जिले के लिए हमने रखी है बात, और जहाँ कहीं भी किसी तरीके से और पैरवी करनी पड़ेगी, कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं एक चीज़ और आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमारे बहुत बड़ी एक त्रासदी हुई थी, जो अग्निकांड हुआ था, वो देश और दुनिया का सबसे बड़ा त्रासदी थी। उसके विषय में भी विधानसभा में हमने ये, मैं रिटर्न तौर पे भी देखे और मौखिक तौर पे भी मैंने वहाँ बात रखी कि ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए, और जो परिवारों के सदस्य उसमें अभी इफेक्टेड हैं वो काम नहीं कर सकते, मतलब गर्मी सर्दी मौसम की मार, क्योंकि उनकी जो उनको इफेक्टेड हुए हैं वो कोई 60% इफेक्टेड है, कोई 70% है, और हाईली क्वालिफाइड है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये बात भी मैंने सदन के पटल पे रखी कि डबवाली जो पीड़ित लोग हैं अग्निकांड के, जो जीवित हैं, अगर वो क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनका ख्याल करके उन्हें नौकरी सरकार को देना चाहिए। एक डाउट था उसमें भी, आपने राजकीय स्मारक बनाने की मांग रखी है, राष्ट्रीय स्मारक के लिए? राष्ट्रीय डाउट क्या था? थोड़ा सा क्लियर नहीं था भी राजकीय स्मारक, क्योंकि जो पहले बात चली है ना वो राजकीय स्मारक की चल रही थी।
है, हमने कहा है उसको राष्ट्रीय, ये पूरे हिंदुस्तान और दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी। ये कोई केवल मामला डवाली का नहीं था। अगर राजकीय करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार को इसको आगे ऊपर सिफारिश भी भेजनी चाहिए। केवल मात्र ये नहीं है कि मैं विधायक हूँ तो मेरा ये है। मैं तो ये कहता हूँ मानवता के आधार पे सरकारों को, कोई भी हो, पहले पूर्व में सरकारें थी उन्हें करना चाहिए था, लेकिन अभी अगर सरकार करे तो बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। उन परिवारों का भी ख्याल करें जिन परिवारों में पढ़े लिखे बच्चे हैं जो इफेक्टेड हैं, हमारी पढ़ी लिखी बहनें हैं जो इफेक्टेड हैं, उनका कहीं ना कहीं अगर वो उस लेवल की एलिजिबिलिटी उनकी किसी क्राइटेरिया में आती है, उन्हें जॉब देनी चाहिए। हर शहर में नशा बहुत बढ़ रहा है। हाँ जी। चाहे मेडिकल नशा जो चिट्टा है तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बारे में कोई आपने कुछ प्रयास देखिए, किया? हमारा एक डेलीगेशन जो है बहुत जल्दी हमारे प्रधान जी के सानिध्य में और हमारे शहरी प्रधान संदीप जी के, और ये डेलीगेशन जो है वो हमारे यहाँ के जो नए एसपी साहब आए हैं उनसे आज ये मिलेगा इसी विषय को लेके कि किस तरीके से गांव में, केवल मात्र डबल शहर की बात नहीं है, गांव में भी ऐसे कई जगह जो घटनाएं आजकल चोरी की और ये लूटमार की बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये नशे से संबंधित जो ये नौजवान हैं जो इसकी लपेट में आए हुए हैं वो ऐसी ही वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और अब तो ये चोरियों की खबरें आप तक भी आ रही हैं कि ढानियों में भी वारदात होने लगती है। अब कोई ढानी में एक परिवार रह रहा है, अगर न्यूक्लियर फैमिली रह रही है और 4 आदमी अगर उनकी ढानी में घुस जाएँ और वो नशे से संबंधित हो, तो अभी पकड़े भी गए, पंजाब के लड़के पकड़े गए अपने। हाँ, अब आप देखो कि आस पड़ोस के और लड़के जो है वो भी वारदात कर रहे हैं, तो पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए। तो आज हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है वो संदीप चौधरी जी हैं, संदीप जी और विनोद जी हैं, ये तमाम लोग एसपी से मिलेंगे ताकि इस पर बड़ी मुस्तैदी से पुलिस को अपने प्रबंध करने चाहिए। विधायक जी, इसमें एक बात है कि जो पुलिस पर्चा दर्ज करती है या पकड़ती है वो छोटे छोटे पकड़े जा रहे हैं, जो बड़े इनके मगरमच्छ हैं उनकी ओर ध्यान नहीं जा रहा। जैसे 4 ग्राम पकड़ लिया, 3 वो कहीं से तो खरीदती है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस कह देती है पर्चा दर्ज हो गया, या इसकी जो मेन जड़ है वहां तक नहीं पहुंच रही है। आपकी बात ठीक है, इस पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। देखो, आप लोग भी बहुत चिंतित है इस विषय को लेके, और चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों के पास खबरें आती हैं, मैं हो सकता है मेरे पास किसी गांव की रिपोर्टिंग ना आए, लेकिन आपको किसी भी गांव की रिपोर्टिंग आती है तो आप लोगों को महसूस होता है कि कितनी नौजवान पीढ़ी तबाह हो रही है। हमने इसमें, मैंने भी वहाँ रिटर्न सबमिशन भी किया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रही है तो वो किसी जगह 10 बेड का है, किसी जगह 25 बेड का है। अगर 10 बेड और 25 बेड से रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं चलेगा, मैंने उन्हें लिख के दिया जो सामाजिक संस्थाएं, वो सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति कुछ ऐसा करना चाह रही है तो उनको आर्थिक सहायता दे, ये सरकार फाइनेंशियली असिस्टेंस उनको दे ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। तो ये हमने उनको सजेशन दिया है हाउस को, और ये केवल मात्र मेरा नहीं है, 2-3 MLAs ने भी ये उठाया है। मुझे, अगर मैं करेक्ट हूँ तो बरवाड़ा के MLA ने शायद ये उठाई थी बात, और इसके साथ साथ नॉन के MLA ने उठाई। तो ये केवल मात्र हमारा नहीं है, गुला चिका के जो हमारे नए सदस्य थे उन्होंने उठाई, आपके रतिया के सदस्य हैं उन्होंने उठाई। तो ये एक बहुत बड़ा फैलाव हर जगह मेडिकल नशे का आ रहा है। तो हम सब लोग जो जितने भी सदस्य हैं, जो किसी पार्टी से हैं, हम सब लोग एक सामूहिक, मैं ये सोचूंगा कि हम सब लोगों को सामूहिक तौर पे जाके, और क्योंकि सरकार ठीक है अपना काम करे, अगर वो हॉस्पिटल में रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले तो अच्छी बात है, लेकिन समाज के लोगों को भी तो कुछ ना कुछ ऐसा फंड क्रिएट हो जो कि सामाजिक संस्थाओं को सहयोग के लिए आए, और उसकी मॉनिटरिंग सरकारी अधिकारी करें कि कितने हमारे पास नशे के केसेस हैं। और ये ड्राइव गांव-गांव में जाके पंचायतों के साथ, सरपंचों के साथ, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद की ऐसे कितने परिवार के लोग हैं, उनके घरों में कितने सदस्य हैं जो नशा कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। अगर हम उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स तक लेके जाएं, उसके लिए हमें एक अपने जो स्ट्रक्चर किस तरीके का बने, तो इस पर निश्चित तौर पे आगे हम अच्छा काम करेंगे सब लोग मिलकर।
102 वाली का जो सिविल हॉस्पिटल है, इसको गवर्नमेंट ने 100 बेड का हॉस्पिटल तो बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हाँ दिया, जी। लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं हाँ। है, रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गए। रेफरल है, केवल मात्र डवाली नहीं है, हमारे जो PSCs हैं, जैसे चौटाला से भी रेफरल कर रहे हैं, ये हमारा हर जगह से है। तो ये भी हमने इनको लिखित तौर पे मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलूंगा, मैंने भेजा भी है कि आप तादाद फिक्स करें, परसेंटेज फिक्स करें कि आपके पास कितने डॉक्टर्स हैं और वो डॉक्टर्स रेशो के हिसाब से किस हॉस्पिटल में कितना जाना चाहिए। आपको बड़ा अचंभा होगा कि हमारे पंचकुला में थोक में डॉक्टर भरे हुए हैं। पंचकुला शहर को छोड़ना नहीं चाहता, कोई ग्रामीणांचल में नहीं जाना चाहता। खुद करवाते हैं। हाँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितने रिक्वायर्ड हैं उससे फालतू नहीं होने चाहिए, तो वहाँ उससे फालतू डॉक्टर्स हैं। तो निश्चित तौर पे ये मेरे संज्ञान में सभी बात आई थी। मैं इसका थोड़ा सा एक बारी ग्राउंड लेवल पे इसकी करके सारा डाटा कलेक्ट कि क्या क्या है, और फिर मैं ये चीज़ विषय रखूँगा उनके आगे कि आप एक रेशो फिक्स करें कि सिटीज़ में कितना होना चाहिए और रूरल में कितना होना चाहिए, और फिर ये लागू करें। ऐसा नहीं है कि कागजों में रहे, इसको परमानेंट तौर पे लागू करें। जिस तरीके से सरकार ने ये बनाई, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम, तो ये ऑनलाइन वाला पक्का करो। आप 3-3, 4-4 साल जो है वो यहीं रहे डॉक्टर। सर, विधानसभा में आपने DAP को लेके आवाज उठाई किसानों के लिए, लेकिन अभी तक उस व्यवस्था में कुछ सुधार जो है वो नजर नहीं आ रहा। और किसानों ने ऐसा भी कहा था कि आदित्य जी खुद भी किसान हैं, लेकिन वो हमारे साथ यहाँ पर लाइन में नहीं लग रहे, तो उनके पास कहाँ से आ रही है ये बात? उनकी बिल्कुल सही है, ये कि लाइन में नहीं लगे, बात उनकी सही है। लाइन में मुख्यमंत्री भी नहीं लगा। मैंने कहा जी आप यहाँ कह रहे हो मैं किसान का बेटा हूँ, आप उनका वक्तव्य सुनना, और हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसान का बेटा हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप लाइन में लगे, आपने ऑनलाइन पोर्टल से कैसे ले ली, और आपका पोर्टल चढ़ा है कि नहीं चढ़ा वो बताओ। मेरा तो पोर्टल चढ़ा है, जितने मेरे जमीन आती है उतने मैंने पोर्टल चढ़ा रखा है, उसको वेरीफाई करना है। पर चीफ मिनिस्टर का और कृषि मंत्री का पोर्टल नहीं चढ़ा रखा, ये चेक किया था। हालात क्या थे इस पूरी चीज़ के पीछे मैं आपको थोड़ा सा उनका जो क्रोनोलॉजी है वो बताना चाहूँगा कि DAP की हर किसान को जरूरत होती है। इन्होंने पिछले साल जो लोकसभा में डाटा पेश किया वो लगभग 5 लाख कुंटल DAP की डिमांड थी। लोकसभा में जो इन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि हर स्टेट से कितनी कितनी डिमांड आई, ठीक। इस साल इन्होंने डिमांड भेजी 1,90,000 कुंटल। अब कितना बड़ा अंतर है, वो लोकसभा का आंकड़ा है, उसमें भी स्टेट वाइज आंकड़ा है कि हरियाणा स्टेट की डिमांड कितनी है, और इस दफा हरियाणा स्टेट की डिमांड कितनी गई 1,90,000। तो इतना बड़ा जो वेरिएशन था उसका कारण क्या था? DAP का बैग 1,350 रुपये का है, उस पर ब्लैक भी हुई, किसी ने 1,400, किसी ने 1,500। अब मोटर सिंपरेट क्या थी कि DAP के साथ साथ इन्होंने TSP दे दी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। आप अगर देखोगे कि मार्केट वैल्यू TSP की क्या है, 600 से 700 रुपये, और जब अवेलेबिलिटी उसकी नहीं थी तो TSP की क्या मार्केट वैल्यू थी 1,300, 1,500 इक्वल टू DAP। तो ये बहुत बड़ा एक व्यापार किया गया कि प्राइवेट कंपनीज हैं, ये बिरला, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपना जो है उसका ऑल्टरनेट DAP का जो मार्केट में डाला, उससे उन्होंने बेअंदाज पैसा कमाया। ये मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि आपने इस बारी किसानों को बहुत भयंकर तरीके से लूटने का काम किया। इस बार आप विधानसभा में गए और पहली बार आपने विधानसभा में डवाली के जो लोग हैं उनकी आवाज उठाई। इस बीच एक वाकया ऐसा भी हुआ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी आप पर जो है थोड़ा माहौल गर्म हो गया, तो उससे लेकर थोड़ा जानना चाहेंगे कि इतनी बौखलाहट क्यों नजर आई उनमें? जी देखिए, कांग्रेस ने हमेशा एक बात का प्रचार किया, गरीबी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और उन्होंने ये मान लिया कि जो SC वोटर है वो उनका वोट बैंक है। हालांकि कांग्रेस ने कभी SC समाज के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी ने नारे लगाए कि हमारी सरकार आएगी, हम गरीबी हटा देंगे। मैं ये मानता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, माइनर था, हम लोग ये अखबार में पढ़ते थे और ये सुनते थे रेडियो पे, वो उनके जो रैलियों में जो उनके स्लोगन्स थे। लेकिन आज तक जितनी महात्मा गांधी कॉलोनीज है जहाँ
गरीब बस्तियां हैं जो सरकार ने बसाई हैं, उनमें मूलभूत सुविधाएं। मेरा सवाल जब मैंने ये रखा तो वो भड़क गई, कांग्रेस के सभी सदस्य भड़क गए। जी मुझे इस बात का अचंभा था कि आप लोगों ने हमेशा गरीब के नाम पर वोट लेने का काम किया, उसको बरगलाने का काम किया, लेकिन आपने उसके लिए किया क्या? तो जब मैंने ये कहा तो उन्हें इस बात की टीस हुई। जी तो मुझे लगता है कि शायद वो आपा इस बात से खो गए जी कि भाई ये हमारी जो सच्चाई है वो लोगों तक कैसे सामने आ रही है। जी और मुझे बहुत से लोगों के, अब मैं जैसे गांव में आया तो मेरे पास जब भी मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं जी हमारी आज तक किसी ने बात नहीं रखी, आपने हमारी बात रखी, हमें बड़ी खुशी हुई। क्योंकि उनका बेटा पढ़ गया है, BMA है उनके बच्चे, उनको अभी समझ है कि हमारे हक जो हैं वो मिलने चाहिए, हमें महरूम क्यों रखा गया। हमारे साथ राजनीतिक तौर पे सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से हमारा शोषण किया गया। तो इस बात से लेके मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो आपा खो गए। पर चलो ये एक नई चीज़ है, हमारे लिए भी एक नई एक्सपीरियंस था। और वो बड़े हैं, मैं तो उन्हें कहा था कि आपको आपा नहीं होना चाहिए, आपको तो ख्याल करना चाहिए था। आपने जब सरकार में राज किया तो आप लोगों को उनका ख्याल करना चाहिए था, और आपने नहीं किया। तो अब जनप्रतिनिधि के नाते और इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा ही गरीब के साथ खड़ी है, मजलूम के साथ खड़ी है, किसान के साथ खड़ी है, छोटे व्यापारी के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर हम लोग उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनके हक और हकूक दिलाने का काम करेंगे। सर, जिस दिन पहले दिन आपने शपथ ली थी उस दिन आपने एक बात कही थी कि अभी तक मैंने सिर्फ अखबारों में, टीवी में विधानसभा को देखा था, पहली बार यहाँ पर आने का कैसा अनुभव रहा सर आपका? देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब हम लोग देखा करते तो हमें एक बहुत बुलंद आवाज़ सुनने को मिलती थी जो हरियाणा के पैरवी करती थी, और वो थी चौधरी अभय सिंह चौटाला की, जो अकेला था लेकिन वो लोगों के हितों के लिए और हरियाणा के हितों के लिए लड़ता था। और हमेशा उन्होंने जो बात रखी वो हरियाणा के हित की बात रखी। तो मेरा तात्पर्य था कि आज सब लोग बैठे हैं लेकिन बुलंद आवाज़ नहीं है, जो आवाज़ हरियाणा के लोग सुनना चाहते थे। एक डबल सरकारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड प्रबंध नहीं है, वो उसके बारे में आज शायद आपको मिलेंगे भी, तो उसके बारे में आपको कदम उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे जी। देखो, ये मेरा फ़र्ज़ है कि किसी भी चीज़ की इलाके में कमी हो या किसी भी चीज़ से लोगों को परेशानी हो तो निश्चित तौर पे उनकी तकलीफ का, उनकी हक की चीज़ का पैरवी करना मेरा फ़र्ज़ है। ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਟਰੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਰੋਡ? ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? देखिए, उसमें अभी भी हमने उनको रिटर्न सबमिशन किया है। जब हर एक सदस्य से उन्होंने डिमांड पूछा तो उस डिमांड के अंदर हमने ये रिटर्न सबमिशन किया है कि इसको दोबारा करो, क्योंकि ये जो अफसर हैं ये फिजिबल नॉट फिजिबल का खेल खेलते हैं। संदीप जी को तो सारी चीज़ों का इनका पता है, बड़ी डीपली उनको जानते हैं सबको। तो ये फिजिबल नॉट फिजिबल का खेल जो है ये अब हम होने नहीं देंगे। तो मैं तो आपको कहता हूँ आप इस चीज़ पे निश्चित रहे, मैं भी उन्हीं के चीज़ों में से निकला हूँ और निश्चित तौर पे हर चीज़ को हम ठीक करेंगे। और डबवाली खास तौर पे हमने अभी देखो, आप डबवाली के अंदर जो पार्क है उसका काम शुरू है। आप इमेजिन कर सकते हो कि 4.25 एकड़ का पार्क डबवाली में, कभी कोई इमेजिन कर सकता है? हम सब लोगों के बुजुर्ग हैं, हम सब लोगों के बच्चे हैं, हम पारिवारिक लोग हैं, हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे, खेलेंगे, कितनी बड़ी सहूलियत हमने डबवाली को देने का काम किया। इसके साथ साथ मुझे लकड़ावाड़ी से, कल मैं एक शादी में गया तो मुझे लकड़ावाड़ी से एक सज्जन मिले, तो उनके जो दादा थे और मेरे दादा इकट्ठे पढ़े इसी स्कूल के अंदर। तो उन्होंने बात छेड़ी कि जी तेरे दादा मेरा दादा हदम सिंह और इकट्ठे पढ़े। मैंने कहा बिल्कुल, उस स्कूल में इकट्ठे पढ़े। उस स्कूल को भी हमने नई बिल्डिंग देने का काम किया है, जिसकी प्रिंसिपल जो अप्रूवल है वो 22 करोड़ रुपए की है, और उसका सारा कुछ हो गया है। उसका टेंडर भी इनका टेक्निकल शायद कर दिया इन्होंने, और वो भी बहुत बड़ी चीज़ सौगात जो है डबवाली शहर को हमने देने का काम किया है। इतना बड़ा स्कूल, इतना हैवी अमाउंट स्कूल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है, ये बच्चों के काम रहेगा आने वाले समय में।
सफाई कर्मचारी जो हैं वो कहते हैं कि हमारी सुनवाई वो नहीं हो रही, हमें टाइम पर वेतन नहीं मिल रहा, और जनता कह रही है कि सफाई नहीं हो रही। सर अब देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि अब कोई सफाई के सिलसिले में कोई शिकायत रही हो। हाँ, मुझे कल वो मिले थे सफाई कर्मचारी, जी जिनको मैंने कहा था कि आप लिखित तौर पे लेके आएँ। निश्चित तौर पे अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा है कहीं आपको किसी चीज़ की तकलीफ है, दिक्कत है, तो उसको रिजॉल्व करेंगे। वो भी हमारे ही हैं, हमारे इलाके के हैं, हमारी मान के चलो हमारी सब लोग परिवार के सदस्य हैं। लेकिन हाँ, अपने जो भी काम है उनमें वो कोताही किसी को नहीं करनी चाहिए। अगर मैं विधायक हूँ तो मुझे भी अपने जो लोगों की जो हित है वो उनको सर्वोपरि रखते हुए काम करना चाहिए। तो अच्छी व्यवस्था है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एक नगर पालिका के बारे में जब अनाउंस किया था, हाँ जी, वो सफाई मजदूरों का, हाँ जी, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। शायद थैंक यू। आपने बड़ी अच्छी बातें सुनाई लोगों नहीं, उन्होंने मेरे घर सफाई हो जाएगी। कर्मचारी मेरे घर भेज दिया, कर्मचारी भेज दिया मैंने, हाँ हाँ मुझे पता ही हाँ, नहीं। देखो। तो मैंने उनसे पूछा भी टोटल इसलिए नंबर लोग बहुत खुश हुए, कहते हैं अंकल, कि मैंने उनसे पूछा भी टोटल नंबर ऑफ कर्मचारी कितने हैं। एक सर शहर में ना हाँ जी। अपने जो जितने दफ्तर है हाँ जी। सब व्यापारी वाले बैठे हैं। दवाली में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम से कम लोगों को, सरकारी मुलाजिम और जो सरकार है इसका ख्याल करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम बिल्कुल सरकार के खिलाफ इस बात को रखेंगे कि आप लोगों के अधिकारी जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक का छोटा सा ज्ञापन है आपको। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है जी यहाँ पे, और हम आपसे आशा करते हैं कि इसमें जल्दी से विधायक की सरकार मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात की कि भाई सरकार इस चीज़ को क्लियर करे कि अब तक कितना धान मंडियों में है, कितना को ऊपर कट तो कैंसिल भी किया जा रहा है। हम इस चीज़ का विरोध करें। हम सरकार के आगे अभी आने तो समय और इनकी खिंचाई करेंगे इस बात को। लेकिन आपके माध्यम से मेरी नगर परिषद जो गलियां बना रही है सर, उसमें काम भी हो रहा है, पूरा पैसा भी डाला जाए। कोई लिखित शिकायत करे, निश्चित तौर पर इंक्वायरी करें, कोई लिखित शिकायत है। बिल्कुल जोर शोर से बात रख रही है कि सरकार जहाँ कह रही है हम 24% खरीद रहे हैं MSP पे, आपसे तो एक दान ही नहीं खरीदा जा रहा, बाकी तो इसको कहाँ खरीदोगे आप? यहाँ पे बिजली विभाग है जो, उसके अंदर मतलब ठेकेदार डबल के अंदर काम करके जाती नहीं है कोई, पास तो हो जाए, उसके अंदर काम नहीं होता उनका। कारण वो कहते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, कोई खंबे से पास है, वो खंबे लगते नहीं है। यहाँ गाँवों में काम करके खुश है, शहर में काम करके खुश नहीं है, जो इलाका भीड़ है, खर्चा ज़्यादा आता है। चलो, अभी यहाँ अनिल विज मंत्रालय लिया है, बहुत लोगों को उम्मीद है, हम लोग भी सोचते हैं, देखते हैं कैसा काम करते हैं, उसके बाद इनसे ही करेंगे बात। ठीक है।